So, section 2, subsection of related party. Number 1. Number 2. Number 3. Is a partner. मेंबर और डायरेक्टर तो फॉर्म में होते ही नहीं है, पार्टनर होते हैं. A firm in which a director or manager or his relative is a partner. मेरी कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिलेटिव किसी फर्म में एज अ पार्टनर है तो वो फर्म मेरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी हुई. नेक्स्ट. डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव इज कॉमन इन ऑल थ्री पॉइंट्स. फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. अगर मेरी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव किसी फर्म में पार्टनर है तो वो फर्म मेरे कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएगी. अगर मेरे कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है और वर्ड और मेंबर है तो वो प्राइवेट कंपनी मेरी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएगी. अगर मेरी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर किसी और पब्लिक कंपनी में या तो डायरेक्टर है एंड मेंबर भी है होल्डिंग 2% अलोंग विथ हिज रिलेटिव, मतलब उनके रिलेटिव डायरेक्टर होना कंपलसरी नहीं है, बट अगर वो मेंबर हुए और अलोंग विथ इनडायरेक्टली 2% होल्ड कर रहे हैं तो वो पब्लिक कंपनी मेरे लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएगी. कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट is accustomed to act on the advice, order, direction issued by of my company. तो वो बॉडी कॉर्पोरेट एनी पर्सन जिसके एडवाइस पे मेरे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स काम कर रहे हैं तो वो पर्सन मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएगा. और ठीक. और ठीक है. और इसके साथ साथ हमने 2 पॉइंट्स और पढ़े थे कि पर्सन और एनी एंटिटी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप तो वो भी रिलेटेड पार्टी में कह लेंगे. या अगर कोई भी पर्सन होल्ड कर रहा है 20% या 10% से ज्यादा, मतलब आज की डेट में अगर कोई भी पर्सन 10% से ज्यादा किसी लिस्टेड पार्टी, लिस्टेड एंटिटी में होल्ड करेगा तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगा क्योंकि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023. क्लियर. रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन. अब आते हैं रिलेटेड पार्टी में. हम आज पढ़ेंगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कब कहलाया जाएगा. एक लिस्टेड कंपनी को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के टाइम किस किस की अप्रूवल लगेगी, किस किस ट्रांजैक्शंस के लिए अप्रूवल लगेगी, कौन से ट्रांजैक्शंस मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे और मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन होने से पहले जो प्रायर अप्रूवल लगेंगे वो कब कब लगेंगे, ये हम पढ़ेंगे आज. क्लियर. पेज नंबर. हैव यू डन दैट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन. हाँ. हाँ किए. ठीक. रेगुलेशन 23 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन.
What do you understand by the term related party transaction? मैम जब listed entity related party के साथ कोई transaction करेगी तो वो related party transaction कहलाएगा. इतना simple, but definition इतना simple नहीं है. हमारी समझ के लिए यही है. रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कंपनी ट्रांजेक्शन की तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगा. व्हाट रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ZC, इतना बड़ा नहीं याद करेंगे. व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एज पर LODR? इट मीन्स अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग 3 थिंग्स: ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, सर्विसेज और ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन की मैं या तो आपको कुछ दूंगा या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करूंगा. रिसोर्स अंडरस्टैंडेबल है, या तो कोई मटेरियल सप्लाई कर रही हूँ या एनी टाइप ऑफ रिसोर्स. ठीक, तो 3 वर्ड्स: रिसोर्स, services and obligation. Transfer of resource, services, obligation between a listed entity or any of its subsidiary on one hand. नीचे भी लिखा है a listed entity or any of its subsidiary on one hand. दोनों पॉइंट में यही लिखा है. पहली पार्टी लिस्टेड एंटिटी या उसकी सब्सिडरी. मतलब अगर लिस्टेड एंटिटी की सब्सिडरी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा. सिर्फ सब्सिडरी की रिलेटेड पार्टी नहीं. सपोज करो मैं लिस्टेड कंपनी हूँ, ये मेरी सब्सिडरी है. अगर ये सब्सिडरी मेरी रिलेटेड पार्टी के साथ भी ट्रांजैक्शन करती है तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा. ठीक, तो फर्स्ट पार्टी लिस्टेड एंटिटी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी. दूसरी पार्टी ऑब्वियसली मैडम रिलेटेड पार्टी और एनी ऑफ द सब्सिडरी ऑफ रिलेटेड पार्टी. मतलब लिस्टेड रिलेटेड पार्टी, सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी, लिस्टेड सब्सिडरी ऑफ रिलेटेड पार्टी, सब्सिडरी ऑफ रिलेटेड पार्टी. यही तो है 4 पार्टीज. बिटवीन 2 पार्टीज. पहला पार्टी कौन होगा? लिस्टेड कंपनी या सब्सिडरी? किसकी सब्सिडरी? लिस्टेड की. दूसरी पार्टी कौन होगी? रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी की सब्सिडरी. वो तो हमने रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में ही पढ़ा था. तो यही तो ट्रांजैक्शन हुए ना, लिस्टेड रिलेटेड पार्टी या लिस्टेड की सब्सिडरी और रिलेटेड पार्टी या लिस्टेड और रिलेटेड पार्टी की सब्सिडरी. तो फिर क्यों घूम गए सब? बट याद रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं घुमा रही हूं ताकि आपको पता रहे. A listed entity or any of its subsidiary on one hand and any other entity or person, the purpose or effect of which is to give benefit to the related party or any of its subsidiary. क्लियर है? पहला या तो लिस्टेड एंटिटी या उसकी सब्सिडरी, और दूसरी पार्टी कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका बेनिफिट रिलेटेड पार्टी ऑफ लिस्टेड एंटिटी और इट्स सब्सिडरी को मिल रहा है. मतलब यहाँ पे 3 पार्टीज हो गई. एक लिस्टेड एंटिटी या सब्सिडरी, रिलेटेड पार्टी और उसकी सब्सिडरी, और तीसरा एनी अदर पर्सन और एंटिटी जो रिलेटेड पार्टी या उसकी सब्सिडरी को बेनिफिट दे रहे हो. 3 पार्टीज. अगर इनके बीच हो रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. सिंपल. क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ 3 चीज: रिसोर्स, सर्विसेज, ऑब्लिगेशन, RSO. So listed party related party transaction means a transaction for the purpose of transfer of RSO, resources, services, between थोड़ा मेरे को समझ में आए वैसा बोलो ना, एक लाइन में. बिटवीन एंड, ठीक है, और दूसरा एंड any other person or entity for the purpose who is entering into a transaction for the purpose of giving benefit to the
related party of the listed entity or its subsidiary. Clear, simple definition. Following shall not be considered as related party transaction. Again, one of the important. This entire related party, आप साइड में एक जगह कंपाइल करते जाओ रिलेटेड पार्टी की जगह पे. पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. दो डेफिनेशंस पढ़े, रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, राइट. थर्ड पढ़ेंगे हम. मैडम कंपाइल कर लो पहले. Transactions which shall not be considered as related party transaction. Point number 1. अगर एनी इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑन प्रेफरेंशियल इशू आईसीडीआर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का प्रेफरेंशियल इशू करते हो तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा. अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सब डिविजन और कंसोलिडेशन ऑफ सिक्योरिटीज, यू नो सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन, स्प्लिट, राइट, issuance of security by way of right issue और बोनस इशू या बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अगर ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर करती है एंड ऑफर टू ऑल द शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग. नाउ अब देखो, राइट इशू हो रहा है, बायबैक हो रहा है, डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है. अगर डिविडेंड दे रहे हैं, प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है, तो प्रमोटर को भी डिविडेंड जाएगा. क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा? नहीं. मैडम प्रमोटर तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आता है, बट यहाँ पे इस रेगुलेशन में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया है कि दीज ट्रांजैक्शंस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी, बिकॉज वहाँ पे तो उनको एज ए शेयर होल्डर राइट मिल रहा है ना. डिविडेंड तो उनका राइट है अगर डिक्लेयर हो गया तो. अगर कंपनी स्प्लिट कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, तो उसमें भी उनका राइट है क्योंकि वो शेयर होल्डर है. ये सब शेयर होल्डर कैपेसिटी में उनके राइट्स हैं, इसीलिए इसको रिलेटेड पार्टी से एक्सक्लूड कर दिया गया. कौन से 4 ट्रांजैक्शंस? इशू से रिलेटेड आप देखोगे तो 2 पॉइंट्स, बोनस इशू, राइट इशू, बायबैक. इशू नहीं, चलो उसको तो बायबैक बोलेंगे. एक तो डिविडेंड से रिलेटेड, अगर स्प्लिट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो, बोनस इशू, राइट इशू कर रहे हैं तो, और बायबैक कर रहे हैं तो. क्लियर. तो अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन देती है जिसमें शेयर होल्डर्स को ये राइट दे रही है, तो क्योंकि प्रमोटर रिलेटेड पार्टी में आते हैं, अगर कोई 10%, मोर देन 10% अगर वाला बंदा है जो होल्ड कर रहा है लिस्टेड एंटिटी में, वो भी रिलेटेड पार्टी में आएगा, बट उनके साथ अगर ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगा. क्लियर. पहला कौन सा था? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करते हैं तो. ओके. एक्सेप्टेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट बाय बैंक्स, एनबी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, at the terms uniformly applicable to all the shareholders or public, subject to the disclosures of the same along with the disclosures of related party every 6 months. ये तो every 6 months का जो disclosure होता है, तो आप इतना ही पढ़ो, acceptance of fixed deposit by bank और NBFC. तो ये transactions भी related party के definition में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है related party के definitions में अगर बैंक अपना नॉमिनी डायरेक्टर बैठा के रखी है तो वो नॉमिनी डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगा, बट अगर उसी बैंक से आप डिपॉजिट ले रहे हो तो वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. क्लियर. एग्जाम्पल के साथ. सो व्हाट आर द 3 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन?
एंड वन मोर, बस यही है चार। और नेक्स्ट क्लियर, ठीक है। तो हमने पढ़ा पहले रिलेटेड पार्टी कौन होंगे, उसके बाद हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होंगे, अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन में क्या क्या कंसिडर नहीं करेंगे, ये पढ़ा। अब एक पॉइंट आता है मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट of this chapter for your exam purpose. Mark this important. रिलेटेड पार्टी कब मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा, अगर उसकी लिमिट एक्सीड करती है 1000 करोड़ और 10% ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये ट्रांजैक्शन किसके बीच हो रहा है, the transaction shall be considered as a material transaction if it is entered into individuals or taken together with the previous transaction during the financial year. If it is entered into individually or together with the previous transactions during the financial year, मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, या एक से ज्यादा हुआ पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो एक्सीड करता है कितना, या तो 1000 करोड़ या 10% ऑफ प्रीवियस लास्ट, विच एवर इज लोअर, मतलब कब पहले ट्रिगर करेगा वो। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। मतलब किसी पार्टी के साथ आपके बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या तो उसकी वैल्यू 1000 करोड़ से ऊपर है, या कंपनी की टोटल टर्नओवर के 10% से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, और वो 10% कब का, लास्ट ऑडिटेड। और हम क्या एक ट्रांजैक्शन को काउंट कर रहे हैं, नहीं, पूरे साल के, या तो इंडिविजुअली या तो जॉइंटली इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर। इसके साथ एक और एडिशन है जो 2019 में आया, ये तो कहलाएगा ही मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसके बाद ये बोलते हैं कि अगर a transaction involving payment made to the related party with respect to brand usage or royalty shall be considered as a material transaction if it is entered into individually or together with the previous year transaction during a financial year, exceeds 5% of the total consolidated turnover of the listed entity। अगर मैं रिलेटेड पार्टी का ब्रांड नेम यूज कर रही हूं, तो ब्रांड नेम वेयर a payment is made to the related party with respect to brand name, अगर मैं या मेरी सब्सिडरी किसी रिलेटेड पार्टी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं और उनको जितना पेमेंट कर रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू एन अमाउंट एक्सीडिंग 10% of the annual consolidated turnover of the listed, sorry 5% of the consolidated turnover, मतलब ऐसे सब रेडी रहते हैं कि एक मैम बस बोले ऐसे, चलो एक्सीडिंग 5%, तो वो ट्रांजैक्शन भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। वैसे हमने 10% कंसिडर किया, बट ये अगर आप ब्रांड यूज कर रहे हो तो उसके लिए 5%, बस वही एक डिफरेंस है। क्लियर। और ये कब से आया है, मतलब उससे पहले से 1000 टोटल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसोलिडेटेड टर्नओवर? मिला जुला के नहीं होता सर, हमने एक वर्ड पढ़ा है, हाँ हमने एक वर्ड पढ़ा था सब्सिडरी,
तो अगर कोई भी, आपको ये चीज पता है कि नहीं, पहले ये बताओ कि अगर कोई भी कंपनी, अगर किसी भी कंपनी की ये सारी सब्सिडरीज हैं, तो इसकी दो बैलेंस शीट्स बनेंगी, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डू यू नो दिस? अगर कम ए लिमिटेड, अगर ए लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं या एसोसिएट हैं या जेवी है, तो उस केस में ए लिमिटेड की दो बैलेंस शीट्स बनती हैं एज पर कंपनीज एक्ट। एक तो बनेगी स्टैंड अलोन, जहां पे सिर्फ ए लिमिटेड ने पूरे साल में कितना सेल किया, कितना परचेस किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना एक्सपेंस किया, उनके 31 मार्च को कितने असेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज थी, उसका डिस्क्लोजर होता है स्टैंड अलोन, उनका खुद का। और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड, जहां पे इनकी तो 31 मार्च 2000, चलो 25 की फाइनेंशियल पोजीशंस तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ में इनकी भी दिखाएंगे। इनकी भी दिखाएंगे तो क्या मैडम ऐसे 6 बैलेंस शीट बनेगी, 5 नहीं, पूरा कंसोलिडेटेड फिगर होता है। इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी जिसमें फिगर, अगर मेरे पास फिक्स्ड असेट्स हैं तो फिक्स्ड असेट्स इनके 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 मिला के कंसोलिडेटेड एक फिगर दिखेगा, दैट इज। तो वहां पे जो टर्नओवर दिख रहा है ना हमको, जो हम टर्नओवर, वो इस बैलेंस शीट का कंसोलिडेटेड फिगर यूज करेंगे। मैडम अगर सब्सिडरी नहीं है तो एक ही बैलेंस शीट बनेगी, उसका यूज करेंगे, स्टैंड अलोन का। क्लियर? अगर सपोज करो कि इसकी भी कोई होल्डिंग होती तो उस केस में इनकी भी दो बैलेंस शीट बनती, इनके इनके अकाउंट्स इनके कंसोलिडेटेड में मर्ज होते। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसीलिए रेगुलेशन में भी स्पेसिफिकली बता देते हैं कि आपको क्या कंसिडर करना है, नहीं तो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे आप कि आपको कौन सी बैलेंस शीट चूज करनी है 10% निकालने के लिए, इसलिए क्लियर कर दिया कंसोलिडेटेड। क्लियर? अब समझ में आया? सो व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? बिना देखे बोलो। हाँ, व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? हाँ, ₹1 करो, एज पर द लास्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें और क्या इंक्लूड करेंगे 2019 के बाद? If the listed entity is making payment to the related party for the usage of brand name and that payment value is exceeds 5% of the total consolidated turnover as per the last audited financial statement of the listed entity, तो उस अमाउंट, उस ट्रांजेक्शन को भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। क्लियर? स्टडी दिस, पढ़ लो। अच्छा पढ़ लिए? क्या आंसर निकला? क्या निकला? मटेरियल रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है? नहीं है? कैसे नहीं है बताओ? यू आर सेइंग है, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। ABC Limited, a listed entity, enter into a transaction with related party XYZ Limited amounting to 26 करोड़
The turnover of ABC Limited is 250 on standalone and after considering consolidation is 290. तो 290 10% का कितना हुआ? ये कितना है? Whichever is lower है हमारा. अरे डेफिनेशन पढ़ो. 26 करोड़ कम होता है ना. और डेफिनेशन में क्या लिखा है? A material related party transaction either this exceeds 10%. ये related party transaction नहीं कहलाएगा. रीजन मैं बता रही हूँ क्यों. क्योंकि अगर आप 10% निकालोगे तो 29 करोड़ आएगा और 1000 करोड़ विच एवर इज लोअर. तो हम 29 करोड़ इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ठीक. और हमारा 26 करोड़ है तो हम एक्सीड नहीं कर रहे हैं 10%. तो मटेरियल रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएगा बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है. क्लियर. ठीक है. गुड. चलो अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी. कल पढ़ा था रोल्स ऑफ ऑडिट कमेटी में. अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ये वही है. कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने से पहले ऑडिट कमेटी का अप्रूवल होना जरूरी है. ठीक. और वो भी ओमनिबस अप्रूवल. ओमनिबस मतलब हम जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना एक अप्रूवल ले लेते हैं ओमनिबस अप्रूवल कि हम पूरे साल में इनके साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने वाले हैं ताकि हम बार बार जाके उनसे अप्रूवल ना लें. एक प्रायर अप्रूवल विथ 100% कंसेंट. क्लियर. दैट इज ओमनिबस अप्रूवल. ठीक है. सो all the related party transactions and subsequent modification shall be requiring prior approval of the audit committee. However, only those members of audit committee who are independent directors shall approve. वो तो obvious है क्योंकि majority what is the composition? At least 3 directors independent, 2/3 इंडिपेंडेंट होंगे और अगर एसआर इक्विटी शेयर्स हैं तो सारे इंडिपेंडेंट होंगे. तो बट ऑब्वियस है कि 3 में से 2 तो इंडिपेंडेंट होंगे तो उन्हीं का अप्रूवल होगा. ठीक. ओमनिबस अप्रूवल. ऑडिट कमिटी में ग्रांट ओमनिबस अप्रूवल फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. कौन कौन से ट्रांजैक्शन के लिए ओमनिबस अप्रूवल मिलेगा? ओमनिबस अप्रूवल किस किस के लिए मिलेगा? कौन कौन सी मतलब व्हाट ऑल कंडीशंस विल बी सैटिस्फाइड इन अ ट्रांजैक्शन तभी उन ट्रांजैक्शंस के लिए ओमनिबस अप्रूवल. अगर वो रिपीटेटिव नेचर के हैं, अगर लिस्टेड एंटिटी का इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक अप्रूवल लाइक मैक्सिमम लिमिट ब्रीच हो गई, ये सब की जरूरत पड़ी तो नंबर 1 रिपीटेटिव नेचर. अगर ऑडिट कमिटी shall lay down the criteria for granting the omnibus approval with respect to the policies on related party and such approval shall be applicable which are repetitive in nature. सिंपल है. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी. ऑब्वियसली इंटरेस्ट है एंटिटी का तभी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ रहा है. तो it shall satisfy itself regarding the needs of such omnibus approval and such approval is in the interest of the listed entity. Clear. Specification of approval. The omnibus approval shall specify the name of the related party, the nature of transaction, the period of transaction, the maximum amount of transaction that shall be entered into. मैंने बताया कि साल के शुरू में एक लिमिट सेट करके रख लेते हैं इस पार्टी के साथ. ये वही है.
The indicative base price, current contract price, the formula for any variation in price. और अगर इस omnibus approval को लेने के बाद अगर there is any change in any kind of thing, nature of transaction, amount, तो आपको फिर से approval लेना पड़ेगा. Clear? Such other conditions as specified by the audit committee. However, where the need for related party cannot be foreseen and aforesaid details are not available, the audit committee may grant omnibus approvals for a transaction subject to a value not exceeding 1 crore. Exception. अगर ऊपर की चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो रही तो भी ओमनिबस अप्रूवल ले सकते हैं, बट बशर्ते वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करके ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है? डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ओमनिबस अप्रूवल एवरीवन? हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है, बट देयर आर ट्रांजैक्शंस जिसको ऑडिट कमेटी पहले से ओमनिबस अप्रूवल देके रख देती है. अगर ओमनिबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी देती है देन दैट शुड बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. नंबर 1, ट्रांजैक्शन शुड बी ऑफ रिपीटेटिव नेचर. नंबर 2, it should be in the interest of the listed entity. लिख लो, it should be in the interest of the listed entity. Transaction should be of repetitive nature. Third, it should specify the name of the related party, amount, nature, अगर प्राइस में कोई चेंज हो रहा है या प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, एनी वेरिएशन इन दैट, ये एनी अदर. ठीक है. क्वार्टरली रिव्यू करेंगे. द ऑडिट कमिटी शैल at least on a quarterly basis. What is the meeting duration of audit committee? Time gap same as board meeting. तो हर क्वार्टर एंड होने के बाद जो मीटिंग वो लोग करेंगे उसमें रिलेटेड पार्टी का सारा डिस्क्लोजर देखेंगे और रिव्यू करेंगे. The details of related party transaction entered into by the company to each of the omnibus approval given, जिनको omnibus approval दिया गया था. Validity of 1 year. 1 साल के लिए omnibus approval valid होता है, फिर आपको वापस से देना पड़ेगा. क्लियर? omnibus approval, ऑडिट कमेटी अप्रूवल तो मैडम हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए लगेगा, बट ओमनिबस अप्रूवल जो हम साल जनरली व्हाट कंपनी डू, जैसे ही खत्म हुआ साल, जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है उसमें कर लेते हैं ओमनिबस अप्रूवल. वो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तक कंटिन्यू हो लेता है अनटिल एंड अनलेस उसकी लिमिट एक्सीड नहीं कही हो. फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मिस्टर ए जो रिलेटेड पार्टी है उनके साथ 1000 करोड़ का ट्रांजेक्शन करेंगे, बट 6 महीने में ही 1000 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिए, फिर से करने की दरकार है और ट्रांजेक्शन, तो पहले हमने फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑडिट कमेटी. क्लियर? हर मटेरियल रिलेटेड पार्टी के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है. क्या आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आपको पता है सेक्शन 188? किसी और को पता है? अभी तो हमने ये पढ़ा कि मैडम रिलेटेड पार्टी क्या होता है. अभी हमने ये पढ़ा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसके बीच होगा तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा. ये पढ़ा कि भाई मैडम अगर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन द रिलेटेड पार्टी होंगे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा. फिर हमने पढ़ा कि कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. फिर हमने पढ़ा कि मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बट अभी तक हमने ये ही नहीं पढ़ा कि मैडम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होंगे जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, सॉरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, सर्विस और ऑब्लिगेशन, उसमें क्या क्या आएगा वो कंपनीज एक्ट में दिया है सेक्शन 188. सर क्या क्या दिया है? 5 7 सब सुनना. ठीक है, नहीं सिर्फ ट्रांजैक्शन बताओ. पहला सेल परचेज ऑफ, मतलब अगर मैं किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही हूँ. दूसरा लीजिंग ऑफ
अगर मैं रिलेटेड पार्टी के साथ ही ट्रांजैक्शन करती हूँ तो। तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट में 60 ट्रांजैक्शंस दिए हैं सेक्शन 188। योर होमवर्क कि आप सेक्शन 188 के 7 ट्रांजैक्शंस सिर्फ लिख के आओ कल। लिखो। हाँ, सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा। हर ट्रांजैक्शन के लिए ना कंपनीज एक्ट एक लिमिट देता है, 10% और 10 अप टू 10% और अप टू 1000 अप टू 100 करोड़, ऐसी लिमिट देता है हर ट्रांजैक्शन के लिए। यहाँ तक की लिमिट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगता है। अगर इसके ऊपर जाओ, मतलब अगर 10% से ऊपर, 10% तक बोर्ड का अप्रूवल, 10% के ऊपर अगर आप जाओ, 10% से और लिमिट भी दूसरी हो सकती है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर 10% से ऊपर का ट्रांजैक्शन वैल्यू वो है आपका, तो उस केस में आपको एसआर पास करके शेयर होल्डर का अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। ये कंपनीज एक्ट बोलता है। किसके लिए मैडम? सेक्शन 188 में जो ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। बट यहाँ ये बोलता है अगर आप रिलेटेड मटेरियल ट्रांजैक्शन करते हो, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एलओडीआर बोल रहा है। डिफरेंस समझ में आया? कंपनीज एक्ट एसआर कब बोल रहा है और ये कब एसआर बोल रहा है? समझ में आ रहा है? मैं कंपनीज एक्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप नहीं पढ़े हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए सेकंड ग्रुप में दिया गया है ये, ताकि फर्स्ट ग्रुप में कंपनीज एक्ट पढ़ के आ जाओ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम कंपनीज एक्ट भी साथ में लेके चल लेंगे थोड़ा बहुत। तो अब समझ में आया कंपनीज एक्ट में एसआर कब पास हो रहा है और एलओडीआर में एसआर कब पास हो रहा है? हाँ या ना तो बोलो। एलओडीआर में कब हो रहा है पास? जब मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या उसमें कोई सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन होगा तो ऑडिट कमेटी का पहले अप्रूवल होगा और फिर शेयर होल्डर्स का थ्रू रिजोल्यूशन। क्लियर? एंड बट ऑब्वियस है अगर वो एसआर में कोई भी पर्सन जो रिलेटेड पार्टी है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये तो हमको रिक्वायरमेंट पहले से ही पता है। सो शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। The approval of audit committee and shareholders shall not be required in the following cases. Exception. मैं इसको सम अप कराऊंगी आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ठीक है? Any transaction entered into between two government company. Transaction entered into between holding company and its wholly owned subsidiary. Wholly owned subsidiary मतलब 100% holding company whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval. अगर ट्रांजैक्शन होल्डिंग कंपनी और होल्ली ओन्ड सब्सिडरी के बीच हो रहा है तो a transaction entered into between two wholly owned subsidiaries of listed holding company. Clear? तीन तरीके के ट्रांजैक्शन, a transaction entered into between two government company, a transaction between two wholly owned subsidiaries of a listed company, मतलब A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, इसका 100% ये होल्ड करके रखे हैं तो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएंगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। अगर 100% होल्ड नहीं कर रही है तो सिर्फ सब्सिडरी कहलाएंगी। देयर इज टू टर्म्स फॉर सब्सिडरी, होल्ली ओन्ड एंड सब्सिडरी। अगर 51% से ज़्यादा अगर कोई कंपनी होल्ड करती है तो जिसका होल्ड कर रही है वो कंपनी उसके लिए सिर्फ सब्सिडरी हुई। बट अगर 100% होल्ड करती है तो जिसका होल्ड कर रही है वो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी हुई। ये डिफरेंस है।
अगेन कंपनीज एक्ट, ठीक। तो अगर ये लोग होल्ली ओन सब्सिडरी हैं, अगर इनके बीच ट्रांजेक्शन होता है, या अगर इनके इनके बीच ट्रांजेक्शन होता है, या दो गवर्नमेंट कंपनी के बीच ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके लिए ऑडिट कमेटी या शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं इतना बोलूं कि मैडम शेयर होल्डर अप्रूवल कब लेना पड़ेगा? तो शेयर होल्डर अप्रूवल अगर 188 की लिमिट के ऊपर जाते हो तो लेना पड़ेगा, और मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए लेना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, अब इसको सम करो, चलो। इस टाइम पे बहुत नींद आती है क्या सबको? हाँ, नहीं तो सब सो जाएंगे, पता है मेरे को। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि यहाँ से आप याद करके जाओ, पहले समझो और फिर याद करके जाओ, ताकि घर में 15 मिनट पढ़ो जो भी नहीं पढ़ के आते हो। चलो, रिलेटेड पार्टी, सबसे पहला पॉइंट लिखो, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। वी स्टडीड टू डेफिनेशंस। पॉइंट नंबर 1, definition related party, section 276 of Companies Act प्लस LODR के 2 पॉइंट्स, इतना लिख दूं, याद रहेंगे वो 2 पॉइंट्स। और दूसरा डेफिनेशन हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। एज पर LODR जो बोलता है एनी ट्रांजैक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी, ठीक। और तीसरा डेफिनेशन हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी का, वो 7 पॉइंट्स। क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर ट्रांजैक्शन दे दिया, आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 188, क्लियर। उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा ट्रांजैक्शंस नॉट इंक्लूडेड इन रिलेटेड पार्टी। जब मैंने ये ट्रांजैक्शंस नॉट इंक्लूडेड इन पढ़े, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए सेक्शन 188 के वो 7 पॉइंट्स, क्लियर। ट्रांजैक्शंस, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस नॉट इंक्लूडेड एज रिलेटेड पार्टी? ठीक है, हम्म, क्लियर यहाँ तक? देन थर्ड पॉइंट वी स्टडीड अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। नहीं, आगे बताऊंगी। अप्रूवल ऑफ, अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चल रहा है ना, तो उसको खत्म करते हैं। अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, क्लियर।
फिर हमने पढ़ा ओमनिबस अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, अप्रूवल इंक्लूडिंग omnibus approval of audit committee subject to the fulfillment of following conditions. लिखो subject to the fulfillment of following conditions. A, repetitive nature. B, in the interest of listed entity. Approval shall specify the details. Repetitive nature A. B, in the interest of listed entity. C, approval shall specify name, nature of transaction, period of transaction, and maximum amount, comma, contract price or any other condition specified by audit committee. और उसके बाद लिखो वन एक्सेप्शन ऑडिट कमेटी। वो एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर ऊपर की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो, अगर ऊपर की डिटेल्स नहीं है, तो आप 1 करोड़ से ज़्यादा का मतलब आप ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हो, बशर्ते उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो एक एक्सेप्शन याद रहेगा आपको, तो 1 एक्सेप्शन, बस इतना ही लिखो, ठीक है। उसके बाद डी, क्वार्टरली रिव्यू, and then E, validity for 1 year। ठीक, अब आ जाओ 4th नंबर पॉइंट पे, व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। वहां पे हमने क्या पढ़ा, इसको ये बनाओ और यहाँ पे लिखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली और जॉइंटली in a financial year exceeds rupees 1000 crore or 10% of turnover as per कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एज पर लास्ट ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका विच एवर इज लोअर, ये एक पहला। और दूसरा, आफ्टर 1 जुलाई 2019 if the listed entity makes payment
टू the related party for usage of brand name or royalty and such amount is equivalent or such amount is equivalent to an amount exceeding 5% of turnover as per last audited CFS. तो उन ट्रांजेक्शन्स को भी, वैसे तो 10% बट ब्रांड नेम के लिए 5%. क्लियर? दिस इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. यहाँ पे लिखो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर ये आपका था ए पॉइंट कि कौन डेफिनेशन कि व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. बी में लिखो अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ठीक है. दूसरा अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस. ठीक. और तीसरा ट्रांजेक्शंस which does not require या पॉइंट नंबर 5 करना, ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स. ट्रांजेक्शन विच डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर्स. क्लियर है? सबको क्लियर है?